नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ लूप्स के ऊपर प्रोग्राम्स बताए थे और फंक्शन टॉपिक शुरू करवाया था। तो फंक्शन में मैं जब मैंने आपको फंक्शन शुरू करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन अगर आपको बनाने हैं तो आपको 3 स्टेप करने हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन मेन से ऊपर होती है, फंक्शन डेफिनेशन मेन से नीचे होती है और फंक्शन कॉल आपकी मेन के अंदर आती है आपकी। आइए अब कुछ देखते हैं प्रोग्राम्स ऑन फंक्शंस। मैंने आपको सी लूप्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था कि टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। आपने एक नंबर इनपुट किया, आपको ये बताना है कि कैसे वो जो आपने नंबर इनपुट किया वो प्राइम है या नॉन प्राइम है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, वो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक भी आपको इस प्रोग्राम में पता लग जाएगा। और आपको फंक्शंस के थ्रू बता रहा हूं कि फंक्शंस के थ्रू कैसे आपका मतलब प्राइम फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन से ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर किया है। फंक्शन डिक्लेरेशन में मैंने क्या लिखा है, प्राइम लिखा है। प्राइम मेरा फंक्शन का नाम है। पैरामीटर इसमें एक ही है, इंटीजर, एक ही इंटीजर पैरामीटर है और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है, इंट है। यानी एक ही पैरामीटर हम इसको इंटीजर पास करेंगे। जो हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम है या नॉन प्राइम है, वो इंटीजर हम इसको पास करेंगे। और वैल्यू भी इसकी रिटर्न टाइप है, वैल्यू रिटर्न टाइप इसकी इंट है। इंट का मतलब है अगर फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होती है 1 तो इसका मतलब नंबर इज प्राइम, और अगर फंक्शन से वैल्यू रिटर्न 0 होती है तो इसका मतलब नंबर इज नॉन प्राइम। तो कैसे लॉजिक बनाया है, क्या स्टेटमेंट बनेगी। मैंने मेन के अंदर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ए और एन। मैंने एक नंबर इनपुट किया, सपोज मैंने एक नंबर इनपुट किया 9 और वैसे आपको पता है नॉन प्राइम है। तो ये जैसे नंबर इनपुट किया प्राइम फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू जो 9 है फंक्शन कॉल में यहां पास हो जाएगी, ये z में चली जाएगी। z में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका लॉजिक है, सिंपल फॉर लूप है जिसके थ्रू आप अपना चेक कर रहे हैं कि नंबर जो z में आया है प्राइम है या नॉन प्राइम है। प्राइम आपको पता ही है कि प्राइम में क्या कंसेप्ट होता है कि आप 9 से 2 से स्टार्ट करते हैं और 9 से लेस तक 8 तक सारे नंबर्स को चेक करेंगे। 2 से लेके 8 तक चेक करेंगे। यानी अगर आपका n नंबर है तो n-1 तक चेक करेंगे कि वो नंबर किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। यानी कि अगर वो किसी से डिवाइड हो जाता है तो वो नॉन प्राइम है, और डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या है, प्राइम है। तो आई और जे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। आई मेरा लूप का काउंटर चलेगा, 2 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, आई 2 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू z/2। आपको 2 से लेके 8 तक चेक करने की जरूरत नहीं है। हम वैल्यूज कहां तक चेक करेंगे, 9 की जो हाफ वैल्यू होती है, यानी 9 का हाफ क्या होता है 4.5, और इंटीजर डिवीजन है तो कहां तक चेक करेगा, 4 तक ही चेक करेगा। तो कहने का मतलब ये 2 से लेके अगर 4 तक भी अगर आप z/2 तक अगर आप वैल्यूज चेक कर लेंगे तो कोई ना कोई नंबर आपको मिल ही जाएगा जो आपके नंबर को डिवाइड कर देगा, अगर वो प्राइम नॉन प्राइम है तो। और अगर वो प्राइम होगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा। तो आई में कितना है, आई में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, आई में स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और z की वैल्यू क्या है, 9 है। तो z/2 कितना हो जाएगा, z/2 हो जाएगा आपका 4। z/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। तो जे में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या प्रोवाइड करी है, 1 प्रोवाइड करी है। अगर मेरा जे में वैल्यू इस लूप के फिनिश होने के बाद 1 ही रहती है तो इसका मतलब नंबर इज प्राइम। और अगर वो z मेरा i से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ब्रेक से हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे।
तो आइए देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। जे में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1, तो आई में 2 पे कंडीशन चेक करेगा, आई इज 2, जेड बाय 2 इज 4, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, 2 4 से लेस होता है, कंडीशन ट्रू है। तो जेड में जो वैल्यू है क्या है 9, परसेंटेज आई कितना है 2 है, 9%2, 9%2 रिमाइंडर इज 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ये इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, सीधा इस एंड ब्रैकेट में आएगा और ये एंड ब्रैकेट कहां लेके चला जाएगा, उसके बाद आई का इंक्रीमेंट करेगा, आई का इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पे कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, 3 लेस देन 4 होता है, कंडीशन ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी, z बाय आई करेगा, z में 9 है, i में कितना हो चुका है, i में 3 हो चुका है, तो 9%3 कितना हो जाएगा आपका, रिमाइंडर इज 0, कंडीशन ये क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो j की वैल्यू जो 1 थी अब कितनी हो जाएगी 0, और ब्रेक से क्या करोगे आप लूप से बाहर आ जाओगे, इफ से भी बाहर आओगे और लूप से भी बाहर आ जाओगे, क्योंकि j की वैल्यू 0 हो गई है तो इसका मतलब नंबर डिवाइड हो गया है, नॉन प्राइम है, और जो j की वैल्यू आई है वो मैंने रिटर्न कर दी है, अभी j की वैल्यू क्या आई है 0, तो 0 कहां रिटर्न कहां रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा, a में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इफ कंडीशन आगे चेक करेगा क्या a में 1 है, a में 1 नहीं है, 1 नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में जाएगा और क्या देगा n क्या है 9 इज नॉन प्राइम, तो मैसेज प्रिंट कर देगा 9 क्या है आपका नॉन प्राइम है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने आपको क्या बताया है, नंबर प्राइम है या नॉन प्राइम है। आपको प्राइम चेक करने के लिए एक सिंगल लूप ही यूज करना है और उसमें एक सिंगल इफ ब्लॉक यूज करना है और z को i से डिवाइड करके देखना है, और आपको अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब नॉन प्राइम, और ब्रेक से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि एक बार डिवाइड होने के बाद आगे नंबर्स चेक नहीं करने हैं आपने, आगे नंबर चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर आपको बस एक ही चेक करना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक भी डिवाइड हो जाता तो आपका नंबर क्या है नॉन प्राइम है। ये मेरा लॉजिक है, आप किसी और लॉजिक से भी बना सकते हो प्राइम का या नॉन प्राइम फाइंड आउट करने के लिए, हर एक पर्सन का अपना अपना माइंड होता है, तो हर पर्सन अपने अपने माइंड से लॉजिक बिल्डअप कर सकता है, कुछ और लॉजिक भी बन सकता है, इससे सिंपल लॉजिक भी बन सकता है। तो ऐसी एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, सपोज मैंने 11 इनपुट किया, एंड में क्या है 11, z में क्या आ गया 11, j की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1, 11/2 कितना आएगा आपका 5.5, तो ये 5 तक चलेगा, i में 2 लेस देन 5 होता है, बिल्कुल 2 लेस देन 5 होता है, तो z में इफ कंडीशन चेक करेगा, z में क्या है 11, i में कितना है 2, तो 11/2 रिमाइंडर 1 आएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा, i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, i का इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 3 पे कंडीशन ट्रू, 3 लेस देन 5 होता है, 11/3 निकालेगा, 11/3 रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, तो कंडीशन फॉल्स, इफ के अंदर नहीं जाएगा, i का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 4 पे कंडीशन क्या रहेगी ट्रू, 4 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, z में क्या इफ कंडीशन क्या निकलेगी 11/4, कितना रिमाइंडर आएगा 3, इफ कंडीशन क्या रहेगी फॉल्स, i का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 5 पे कंडीशन क्या निकलेगी 5 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो तो 11/5 निकालेगा, कितना आ जाएगा आपका 11/5, रिमाइंडर इज 1, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, इसकी इसके अंदर नहीं जाएगा, i का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। अब आपका ये फॉल्स हो गया है, लेकिन j की वैल्यू 1 ही है, 0 नहीं हुई है, अब यहां से फॉल्स, यहाँ कंडीशन, यहाँ पे लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है, अब आप लूप से बाहर आ जाओगे और रिटर्न j में क्या है 1 ही है, 1 रिटर्न करेगा,
या ए में 1 आएगा, इफ कंडीशन चेक करेगा ए में 1 है तो क्या देगा 11 इज प्राइम। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने आपको फंक्शन का भी कंसेप्ट बताया है और आपको प्राइम कैसे चेक करना है वो भी लॉजिक बताया है। अभी इस प्रोग्राम में इंट प्राइम इंट फंक्शन डिक्लेरेशन करी है। अगर ये प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में बनाओगे तो सी लैंग्वेज कहती है कि जब भी आपके फंक्शन के पैरामीटर्स इंटीजर्स होते हैं या रिटर्न टाइप इंटीजर होता है तो आपकी वो डिक्लेरेशन करना ऑप्शनल होता है। यानी प्राइम में एक इंटीजर पैरामीटर है और इसका रिटर्न टाइप भी इंट है, तो सी में ये डिक्लेरेशन करना ऑप्शनल है। अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, मेन के अंदर कॉल आ जाएगी और डेफिनेशन मेन से नीचे आ जाएगी, वो डिक्लेरेशन अपनी तरफ से अज्यूम कर लेगा सी कंपाइलर। लेकिन अगर आप C++ में काम करते हो तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन करना जरूरी है, चाहे इंटीजर ही क्यों ना हो आपका पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप इंटीजर ही क्यों ना हो, आपको डिक्लेरेशन करना क्या है मैंडेटरी है। ऐसी C++ में वेरिएबल्स जो होते हैं वो कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, यहां डिक्लेयर करो, स्टेटमेंट्स के बीच में डिक्लेयर करो, कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन सी लैंग्वेज कहती है कि आपकी वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करते हो तो स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है उनसे पहले ही आपको क्या करनी है, सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। आप बीच में कहीं पे भी वेरिएबल्स अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप सी लैंग्वेज में डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आपको ये सी और C++ में क्या डिफरेंस है वेरिएबल्स का और आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन का, वो मैंने आपको बता दिया है। आइए आप कुछ देखते हैं, कुछ और प्रोग्राम्स ऑन फंक्शंस के कुछ और प्रोग्राम देखते हैं। आइए स्टूडेंट एक प्रोग्राम और देखते हैं फंक्शंस के ऊपर। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या है कि आप 3 वैल्यू में से मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है। 3 वैल्यूज में से अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास फंक्शंस नहीं होते तो आप क्या करते, सिंपल इफ एल्स से आप यूज करते हुए या तो नेस्टेड इफ एल्स से या मल्टीपल इफ एल्स से आप 3 वैल्यूज में से मैक्सिमम निकालते। और अगर आपकी वैल्यूज ज़्यादा हो जाती हैं 4, 5, 6 हो जाती हैं तो आपके मल्टीपल इफ या नेस्टेड इफ एल्स और भी ज़्यादा आपको यूज़ करने पड़ेंगे। यानी आपका जो लॉजिक है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जैसे जैसे आपके नंबर्स इंक्रीज करेंगे। 3 से 4 होंगे तो 4 के लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा, और अगर 4 से 5 हो जाएंगे तो आपको 5 के लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने सबसे पहले मेन से ऊपर क्या किया, फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम क्या रखा, मैक्सिमम। 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं। मेन से 2 वैल्यूज पास करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यूज पास करेंगे इसको, और रिटर्न टाइप इसका क्या है, इंट है। इसको जो 2 वैल्यूज पास करेंगे ये चेक उनमें से कंपेयर करके मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फंक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, फंक्शन कॉल को बाद में देखेंगे। फंक्शन डेफिनेशन में मैक्सिमम फंक्शन का नाम है, पैरामीटर्स दो लिखे हैं मैंने यहाँ पर, इंट x और इंट y। इंट x और इंट y 2 पैरामीटर है। x और y में जो 2 वैल्यूज आएंगी इफ के थ्रू मैंने कंपेयर करा, अगर x y से ग्रेटर है तो रिटर्न x करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाके रिटर्न y करेगा। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट आपकी मैंने 2 बार लिखी है, एक इफ में लिखी है, एक एल्स में लिखी है। ऐसे आप मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन चलनी चाहिए आपकी एक ही। आप कंटिन्यूअस रिटर्न स्टेटमेंट नीचे नहीं लिख सकते। रिटर्न अगर आप लिख देंगे तो एरर, कंपाइलेशन एरर आएगा कि अनरीचेबल कोड। तो ऐसे आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हो, और रिटर्न स्टेटमेंट से आप एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। तो जो, और दूसरी बात ये, इसमें मैंने करली ब्रैकेट नहीं यूज किए क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इफ के साथ और एल्स के साथ, तो मैं करली ब्रैकेट्स भी हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स और वाई में जो भी वैल्यूज आएगी उसमें से मैक्सिमम रिटर्न करेगा। आइए आप देखते हैं मेन में मैंने 3 वैल्यूज इनपुट करी ए बी सी में 3 वैल्यूज इनपुट करी। मैक्स में मेरा क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा। मैंने फंक्शन को यहाँ फर्स्ट टाइम कॉल करा और ए और बी पास करा।
सपोज ए में 10 है, बी में 20 है, सी में 30 है, तो ए और बी 10 और 20 क्या हो जाएंगे, यहां पास हो जाएंगे। फंक्शन कॉल हुआ, ए और बी में 10 20 है, वो एक्स वाई में गया, एक्स कंपेयर किया उसने, 10 ग्रेटर देन 20 होता है नहीं, एल्स में जाएगा y रिटर्न कर देगा, y कितना है 20, तो 20 रिटर्न करेगा और किस में आ जाएगा, मैक्स में। मैक्स में वैल्यू क्या आ गई 20। अभी मैंने सिर्फ दो वैल्यूज को ही कंपेयर किया है, तो दो वैल्यूज का मैक्सिमम मेरा मैक्स वेरिएबल में कलेक्ट हो गया है। फिर मैंने फंक्शन दोबारा कॉल करा, c पास कर दिया और मैक्स पास कर दिया। c में कितना है 30, मैक्स में कितना है 20, तो x में क्या जाएगा आपका 30 और y में क्या जाएगा 20। कंडीशन ये 30 ग्रेटर देन 20 कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। x रिटर्न करेगा, x रिटर्न करेगा तो x में कितना है 30, x 30 रिटर्न करके किसमें आ जाएगा, मैक्स। मैक्स में जो लास्ट टाइम 20 आई थी वो ओवरराइट हो जाएगी किससे, न्यू वैल्यू से 30 से, तो मैक्स में कितना आ गया 30 और मैक्सिमम आपकी वैल्यू वो 30 प्रिंट कर देगा। ऐसे अगर आप 4 नंबर होते तो एक फंक्शन कॉल ही इंक्रीज करनी थी आपको और 4 वैल्यूज में से भी आपका मैक्सिमम वैल्यू ये फाइंड आउट कर देता। तो एक ही इफ एल्स से आप कितने ही वैल्यूज में से मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो इसका मतलब फंक्शन क्या करते हैं, आपके लॉजिक को भी सिंप्लीफाई करते हैं और रिपीटेशन ऑफ कोड को भी सेव करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा फंक्शन का टॉपिक। फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे कि फंक्शन में फंक्शन डिक्लेरेशन करनी होती है, डेफिनेशन करनी होती है और कॉल करनी होती है। फंक्शन डिक्लेरेशन मेन से ऊपर आती है, डेफिनेशन मेन से नीचे आती है और फंक्शन कॉल मेन के अंदर आती है। ऐसे आप मल्टीपल फंक्शन भी बना सकते हो। अभी तो एक ही फंक्शन बनाया है, आप मल्टीपल फंक्शन भी बना सकते हो। और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मेन इनबिल्ट फंक्शन है। मेन क्या है, इनबिल्ट। कंपाइलर ने कहा कि जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है आप मेन में लिखिए, लेकिन मैक्सिमम क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहे एक बनाओ चाहे आप 10 बनाओ, जितने मर्जी आप बना सकते हो। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट कुछ वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल्स आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, आपके रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं आपके। तो ये स्टोरेज क्लासेस होती हैं। तो आइए आप देखते हैं वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल्स। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं वेरिएबल्स की स्टोरेज क्लासेस, कौन सी स्टोरेज क्लासेस वेरिएबल्स के होती हैं। ये टॉपिक आपका सी में भी होता है, C++ में भी होता है। तो सी का एज इट इज ये टॉपिक C++ में इंक्लूड हो जाता है। तो ये वैसे देखा जाए तो सी का टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए C++ में भी कि कौन सी स्टोरेज क्लासेस हैं सी के अंदर। तो ये आपकी स्टोरेज क्लासेस बेसिकली वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन होती है। कुछ आपके 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं C++ में। लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं और रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं। ये 4 तरह के वेरिएबल्स C और C++ में अवेलेबल है। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो आप किसी करली ब्रैकेट में डिक्लेयर करें, चाहे वो करली ब्रैकेट मेन का है, चाहे एक फंक्शन आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया है उसका है, चाहे आपका एक लूप का करली ब्रैकेट है, चाहे इफ एल्स का करली ब्रैकेट है। कहीं पे भी आप जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और करली ब्रैकेट लगा देते हैं उस वेरिएबल के आसपास, तो वो क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। सॉरी, लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल नहीं, लोकल वेरिएबल होता है आपका। लोकल वेरिएबल क्या होता है? एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द करली ब्रैकेट्स इज नोन एज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होता है अगर आप किसी भी करली ब्रैकेट में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जब आपको ये पता लग गया कि ये मेरा लोकल वेरिएबल है, तो आपको वेरिएबल की 3 इंफॉर्मेशन और पता होना चाहिए। 3 इंफॉर्मेशन क्या होती है? इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए? स्कोप ऑफ द वेरिएबल। और थर्ड होता है
आपका मेमोरी ऑफ द वेरिएबल। जब आपको ये पता लग गया कि ये मेरा वेरिएबल लोकल है, ग्लोबल है, स्टैटिक है या रजिस्टर है, तो आपको 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन और पता होना चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। स्कोप का मतलब हम उस वेरिएबल को कहां लिख सकते हैं, कहां नहीं लिख सकते। ऐसे ही उसकी थर्ड पॉइंट क्या है, मेमोरी ऑफ द वेरिएबल की मेमोरी कब बनेगी और कब डिस्ट्रॉय होगी। ये 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन और पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल। अब मैंने मेन डिक्लेयर किया, मेन बनाया। मेन से पहले मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया void print void। तो ये प्रिंट फंक्शन बनाया मैंने जिसका पैरामीटर्स भी void है और रिटर्न टाइप भी क्या है, void। मेन में मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फिर और उस वेरिएबल डिक्लेरेशन में 50 असाइन किया है। फिर मैंने उसको सी आउट किया, प्रिंट फंक्शन को 3 बार कॉल किया और सी आउट ए हैंडल सी आउट किया ए वेरिएबल की वैल्यू को। सी आउट ए वेरिएबल की वैल्यू मैंने 2 बार सी आउट किया, प्रिंट फंक्शन कॉल करने से पहले और फिर प्रिंट फंक्शन कॉल करने के बाद। प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, ए वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 100 और प्लस प्लस ए कर रहा है और सी आउट ए एंटर कर रहा है। अब मैंने आपको बताया है कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं जो आप किसी करली ब्रैकेट में डिक्लेयर करते हो। तो मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या प्रोवाइड करी है, 50 प्रोवाइड करी है। तो ये जो ए वेरिएबल है ये लोकल टू मेन फंक्शन है। इसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 50 है। अगर मैं 50 नहीं लिखता, अगर मैं यहां से 50 हटा देता हूं तो क्या होगी। तो अगर आपने इनिशियल वैल्यू नहीं दे रही है, नहीं असाइन करी है लोकल वेरिएबल को, तो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। गार्बेज वैल्यू का मतलब है एनी अननोन वैल्यू। तो जब भी आप एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अगर आपने उसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तो उसके पास इनिशियल वैल्यू क्या जाएगी, गार्बेज वैल्यू। सेकंड देखते हैं स्कोप का मतलब है कि उसकी विजिबिलिटी कहां हम उसको लिख सकते हैं, कहां नहीं लिख सकते। तो ए वेरिएबल है, मेन का वेरिएबल है, मेन के अंदर ही लिखा जा सकता है, मेन के बाहर नहीं लिख सकते। मेन के अगर बाहर प्रिंट में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो ए वेरिएबल प्रिंट के अंदर है लोकल टू प्रिंट फंक्शन है और ये वेरिएबल ए जो है लोकल टू मेन फंक्शन है। इस ए वेरिएबल मेन वाले ए वेरिएबल की मेमोरी अलग बनेगी और प्रिंट वाले फंक्शन की मेमोरी अलग बनेगी। नेक्स्ट है मेमोरी ऑफ द वेरिएबल। तो स्कोप पता लग गया होगा। स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड विद इन द ब्लॉक। जिस ब्लॉक के अंदर, जिस करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड होता है उसी करली ब्रैकेट के अंदर आप उसको लिख सकते हैं, उससे बाहर नहीं लिख सकते। अगर आपको बाहर यूज करना है तो वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रीडिक्लेयर करना पड़ेगा उस करली ब्रैकेट के अंदर। तो प्रिंट फंक्शन ने क्या करा है, दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर किया और ए वेरिएबल में स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करी है 100। नेक्स्ट है मेमोरी ऑफ द वेरिएबल। मेमोरी ऑफ द वेरिएबल कब बनेगी, कब डिस्ट्रॉय होगी, जब एक फंक्शन कॉल होता है, एक करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो वेरिएबल बन जाता है, उसकी मेमोरी क्रिएट हो जाती है और जैसे उसका एंड ब्रैकेट आता है तो वो वेरिएबल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट हो रहा तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे, उनकी मेमोरी बन जाएगी और जैसे उसका एंड ब्रैकेट आएगा तो उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर क्या आउटपुट आएगा। स्क्रीन पे हमारी कुछ वैल्यूज प्रिंट होंगी, सी आउट है यहाँ पे भी है, सी आउट है यहाँ पे भी है, प्रिंट फंक्शन के अंदर भी सी आउट है और प्रिंट फंक्शन को मैंने 3 बार कॉल करा है मेन के अंदर। तो क्या वैल्यूज 5 वैल्यूज ए की सी आउट होगी, कौन सी वैल्यू सी आउट होगी वो चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू ए में क्या है, 50 है। तो फर्स्ट सी आउट क्या करेगा, आउटपुट में क्या सी आउट करेगा, 50 आउटपुट करेगा। फिर ये फंक्शन कॉल हो गया प्रिंट क्या करेगा, यहां जंप करेगा, इसमें एक वेरिएबल और डिक्लेयर हो जाएगा, ए में 100 चला जाएगा, ए वेरिएबल और बनेगा और उसमें क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा।
प्लस प्लस ए इंक्रीज होके कितने हो जाएगी 100 से 101 हो जाएगी और सी आउट ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी जो कि क्या है 101। वो 50 नहीं करेगा जो मेन के अंदर है, वो लोकल ए वाला वेरिएबल लोकल टू मेन फंक्शन है, वो ए वेरिएबल की यहाँ सी आउट कौन सी होगी जो यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है और जो यहाँ इंक्रीमेंट होके आई है वो वैल्यू क्या होगी आपकी प्रिंट करेगा आपका। तो क्या प्रिंट कर देगा 101 प्रिंट कर देगा। अब सी आउट प्रिंट करने के बाद ये फंक्शन एंड हो रहा है, ये वापस जाएगा मेन के अंदर और जब ये वापस जाएगा तो ए वेरिएबल की मेमोरी क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे एंड करली ब्रैकेट आता है तो वेरिएबल क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो ये दोबारा चलेगा, ए दोबारा बनेगा, उसमें 100 जाएगा, 100 का इंक्रीमेंट करके 101 करेगा और सी आउट ए क्या करेगा 101 प्रिंट करेगा। फिर वापस जाएगा तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो वेरिएबल दोबारा बनेगा, ए में क्या आ जाएगा 100, ए का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 101 थर्ड टाइम भी प्रिंट हो जाएगा और एंड ब्रैकेट आ गया तो फंक्शन ये वेरिएबल क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद फंक्शन कॉल आपकी कंप्लीट होगी। अब सी आउट ए प्रिंट करेगा। अब ए वेरिएबल यहाँ पे 101 ये वाला नहीं प्रिंट करेगा, वो कौन सा प्रिंट करेगा मेन वाला प्रिंट करेगा। मेन में कितनी वैल्यू है उसकी 50 है, तो वैल्यू क्या करेगा 50 प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में क्या आएगा 50 101 101 101 50। ये जो 50 प्रिंट हुए दो बार ये मेन के हैं और 101 किसके हैं प्रिंट फंक्शन के बार बार बनते हैं और उसमें इंक्रीमेंट होता है और बार बार डिस्ट्रॉय होता है आपका। तो ये आई होप आपको लोकल वेरिएबल्स की बारे में पता लगा होगा। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, कोई भी करली ब्रैकेट में आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो वो लोकल टू दैट करली ब्रैकेट हो जाता है। और जब आपको पता लग गया कि वो लोकल वेरिएबल है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी गार्बेज वैल्यू होगी, स्कोप क्या होगा रिस्ट्रिक्टेड विद इन द ब्लॉक होगा और मेमोरी ऑफ द वेरिएबल कब बनेगी जब करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा बन जाएगी और जैसे एंड करली ब्रैकेट आएगा तो आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आइए आप देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी करली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैंने मेन से ऊपर ही इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ऐसे आप मेन से ऊपर वेरिएबल ए जितने मर्जी ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आना चाहिए, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर करली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो वो क्या बन जाएगा लोकल वेरिएबल बन जाएगा। अगर आपको ग्लोबल बनाना है तो किसी करली ब्रैकेट में ना डिक्लेयर करते हुए आप क्या करेंगे बिल्कुल टॉप पे या बॉटम पे या मिड में कहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। अब आपको पता लग गया ये ग्लोबल वेरिएबल है ए है तो उसमें इनिशियल वैल्यू तो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू तो प्रोवाइड करी नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा आपका इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा 0 होती है। ग्लोबल वेरिएबल आर ऑलवेज इनिशियलाइज टू 0, तो ए वेरिएबल की मेमोरी बनेगी और उसमें कितना वैल्यू चली जाएगी 0 चली जाएगी। अब मेन के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, ऐसे प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है। पहली स्टेटमेंट क्या है एक्सटर्न इंट ए। एक्सटर्न एक कीवर्ड है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सटर्नल वेरिएबल भी कह देते हैं और लोकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कह देते हैं। तो ये एक्सटर्न इंट ए का मतलब क्या है, एक्सटर्न इंट ए का मतलब है हम कंपाइलर से ये कह रहे हैं ए वेरिएबल हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो आप उसको विजिबल करें मेन के अंदर। तो वेरिएबल बाहर डिक्लेयर है, अगर ये वेरिएबल मैंने ऊपर से डिक्लेयर करके या बीच में प्रिंट फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया तो ये एक्सटर्न इंट ए डिक्लेरेशन करना जरूरी है, क्योंकि विजिबिलिटी ऑफ द
ग्लोबल वेरिएबल क्या होती है, जिस लाइन से वो डिक्लेयर होता है उससे आगे आगे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन अगर आपने नीचे डिक्लेयर कर दिया, ऊपर यूज करना है, तो एक्सटर्न इंट ए स्टेटमेंट आपको लिखनी जरूरी है। या इस वेरिएबल को डिक्लेयर किसी और फाइल में डिक्लेयर कर दिया तो एक्सटर्न इंट ए स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक फाइल में नहीं बनाते, मल्टीपल फाइल्स होती है। तो एक फाइल में वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर किया, दूसरी फाइल में यूज करना है तो कैसे करना है, एक्सटर्न इंट ए स्टेटमेंट लिखनी है। उससे क्या हो जाएगा आपका, वो ग्लोबल वेरिएबल आपका उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर विजिबल हो जाएगा। सर्च करेगा कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर है और वो विजिबल हो जाएगा। अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सी आउट ए एंड एल, ए की वैल्यू प्रिंट करे। ए की वैल्यू क्या है, वो तो 0 ही है अभी, तो आउटपुट में फर्स्ट आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। फिर ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस प्लस ए हो गया, कितना हो जाएगा, 0 से इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 करने के बाद फंक्शन प्रिंट कॉल होगा, प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट के पास आएगा एक्सटर्न इंट ए, ये ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट फंक्शन के अंदर भी विजिबल हो जाएगा। प्लस ए क्या करेगा आपका, ए वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। कैसे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सी आउट क्या करेगा, 2 जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए है जो कि 2 है वो प्रिंट कर देगा। वापस गया तो ये वेरिएबल क्योंकि लोकल तो है नहीं तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा आपका, तो फंक्शन दोबारा कॉल होगा, दोबारा वेरिएबल विजिबल होगा। ए का इंक्रीमेंट 2 से कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा और आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। फिर दोबारा जाएगा, फिर वापस आएगा, वेरिएबल दोबारा एक्सटर्न डिक्लेयर होगा और विजिबल होगा और आपका ए की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और वैल्यू आउटपुट में क्या आएगी, 4 आएगी। अब वापस गया, ये वापस जाने के बाद मैंने सी आउट ए करा तो सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा, जो उसकी लास्ट टाइम वैल्यू इंक्रीमेंट होके आई थी, क्या वैल्यू इंक्रीमेंट होके आई थी, 4, तो वो एक बारी 4 और प्रिंट करेगा आपका। तो ये आउटपुट आएगा 0 2 3 4 4, ये आउटपुट आएगा। कहने का मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो होता है एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट होता है। किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो इनिशियल वैल्यू होता है वो 0 होता है। स्कोप क्या होता है, एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। ग्लोबल होता है, ग्लोबली आपका रिकॉग्नाइज्ड होता है वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो लेकिन आपको एक्सटर्न इंट ए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको। ऐसी मेमोरी ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, कब बनेगी, कब डिस्ट्रॉय होगी, जैसी प्रोग्राम आपका मेमोरी में लोड होगा, जैसी प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा तो फिर आपका क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। और डिस्ट्रॉय कब होगा, करली ब्रैकेट एंड होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जब तक प्रोग्राम मेमोरी में चल रहा है तब तक उसकी मेमोरी बनी रहेगी और जब प्रोग्राम से आप एग्जिट करोगे, जब आप अपने सॉफ्टवेयर से एग्जिट करोगे तब उसकी मेमोरी क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो स्कोप का मतलब, स्कोप का थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका रहता है स्कोप, और मेमोरी भी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है। और इनिशियल वैल्यू क्या होती है ग्लोबल वेरिएबल की, 0 होती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर मैंने एक्सटर्न स्टेटमेंट हटा दी और इंट ए लिख दिया, ये यहां पे भी इंट ए लिख दिया और यहां पे भी इंट ए लिख दिया, फिर क्या होगा, तो ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा और ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। और क्योंकि और ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा तो ये इंक्रीमेंट क्या करेगा, इसका, इस लोकल का इंक्रीमेंट करेगा। और सी आउट ए और सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा, इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ग्लोबल क्या हो गया, अब आपका हाइड हो गया क्योंकि नेम कोलिजन होगी। लोकल वेरिएबल का नाम भी क्या है, ए है, और ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी क्या है, ए है। सी में आप ग्लोबल को अब एक्सेस नहीं कर सकते। ग्लोबल को एक्सेस, अगर आपको
करना है सी लैंग्वेज में, अगर आपने लोकल भी डिक्लेयर कर दिया उसी नाम से, तो आप सी में नहीं कर सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में कर सकते हो। इस ए को ना एक्सेस करते हुए इसको एक्सेस करना है, तो आप क्या कैसे एक्सेस करेंगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लेस देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए आप ए वेरिएबल की वैल्यू सी आउट करोगे, तो ए वेरिएबल ये वाला लोकल एक्सेस नहीं होगा, ग्लोबल एक्सेस होगा। लोकल तो मैंने इनिशियलाइज नहीं करा है, तो इसमें तो गार्बेज वैल्यू है। अब ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए से प्रिंट करोगे, तो वो क्या प्रिंट करेगा? ए की ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू, जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्रिंट करेगा आपका यहां पर। प्लस प्लस ए क्या करेगा? ग्लोबल का इंक्रीमेंट नहीं करेगा, लोकल में गार्बेज वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा। तो अगर मैंने ग्लोबल का इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस प्लस ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए, प्लस प्लस ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए, तो इससे ग्लोबल का इंक्रीज हो जाएगा 0 से 1। तो अगर आपका ग्लोबल एक्सेस करना है सी में, लोकल वेरिएबल को सेम नेम से डिक्लेयर करते हुए, तो सी में आप नहीं कर सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में कर सकते हो। कैसे एक्सेस करोगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आपका लोकल वेरिएबल का नाम और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो गया है तो ये इस प्रोग्राम में, इस स्लाइड में मैंने आपको दो स्टोरेज क्लासेस बताई हैं। लोकल वेरिएबल्स बताए हैं क्या होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं वो बताया। आइए आप देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और रजिस्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स और रजिस्टर वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल के बारे में आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। लोकल वेरिएबल्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं होते। आइए अब देखते हैं स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जिनके आगे डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। स्टैटिक कीवर्ड आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन में होना जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। ए वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, क्योंकि ए वेरिएबल में कोई कीवर्ड तो आ नहीं रहा स्टैटिक, तो ये क्या माना जाएगा? लोकल या ऑटोमेटिक वेरिएबल माना जाएगा। ए में क्या जाएगा? 50। सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट कॉल हुआ, स्टैटिक वेरिएबल बन गया आपका, और ए वेरिएबल बना। अब उसमें वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होगी? लोकल वेरिएबल में तो आपकी गार्बेज वैल्यू होती है और ग्लोबल में 0 होती है। स्टैटिक वेरिएबल में भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ऑटोमेटिकली। आपका गार्बेज से इनिशियलाइज नहीं करेगा स्टैटिक को, किससे इनिशियलाइज करेगा? 0 से। तो ए वेरिएबल में वैल्यू क्या जाएगी? 0 जाएगी। प्लस प्लस ए करेगा, ए का इंक्रीमेंट होगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी आउट ए 1 प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। अब ये कर्ली ब्रैकेट एंड आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या लोकल की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा या बना रहेगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल तो कर्ली ब्रैकेट एंड आने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आपका स्टैटिक वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट एंड आने पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा आपका। तो जैसे ये वापस गया इसके अंदर, सेकंड फंक्शन कॉल करेगा, तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये बना रहेगा आपका। तो उसमें जो वैल्यू है 1, वो भी क्या रहेगी? सेव रहेगी आपकी। दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, जो पहले से बना हुआ है उसी को वही मेमोरी को रेफर करेगा, और ए का जब इंक्रीमेंट करेगा 1 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट करेगा। वापस गया तो मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, 2 जो अभी इंक्रीमेंट होके आया था सेव रहेगा, मेमोरी बनी रहेगी आपकी। वापस गया फंक्शन दोबारा थर्ड टाइम कॉल हुआ, थर्ड टाइम दोबारा वेरिएबल नहीं बनेगा, उसकी मेमोरी में 2 है वो 2 रहेगा, ए का इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 आउटपुट में आएगा। अब वेरिएबल अभी वापस गया, अब ये सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा? जो इसका लोकल का है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की आपको इनिशियल वैल्यू तो पता लग गई और मेमोरी भी पता लग गई।
इनिशियल वैल्यू क्या होती है 0 और मेमोरी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जैसे ग्लोबल की होती है इनिशियल वैल्यू और मेमोरी, बिल्कुल स्टैटिक की भी वही होती है। इनिशियल वैल्यू 0 होती है और मेमोरी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम तक बनी रहती है स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी। लेकिन जो स्कोप होता है, स्कोप क्या होता है, लोकल टू द करली ब्रैकेट। स्कोप क्या है, इस करली ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो इसी के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, इससे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा आपका। तो आई होप आपको स्टैटिक वेरिएबल पता लग गया है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड आता है डिक्लेरेशन में और उसके इनिशियल वैल्यू 0, स्कोप विद इन द ब्लॉक और मेमोरी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम रहती है। स्टैटिक डिक्लेरेशन आप स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हो, यानी स्टैटिक इंट z, ये भी स्टैटिक ग्लोबल डिक्लेरेशन में भी आ सकता है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी, मेमोरी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम होगी। स्कोप क्या होगा, विद इन द फाइल इन विच द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, क्योंकि प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स होती है। आपको अगर एक ग्लोबल वेरिएबल तो बनाना है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर फाइल ही करना है, तो आप अपना कैसे करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई करके। स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई कर दिया तो वो वेरिएबल ग्लोबल बना सिर्फ उसी फाइल के लिए जिस फाइल के अंदर वो आपका डिक्लेयर हुआ है। तो स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड विद इन द ब्लॉक, अगर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है, या रिस्ट्रिक्टेड विद इन द फाइल, जिस फाइल के अंदर वो आपने डिक्लेयर किया है। तो ये स्टैटिक के बारे में था आपका। आई होप आपको स्टैटिक के बारे में समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, जिसमें रजिस्टर कीवर्ड होता है। तो रजिस्टर इंट ए, ये आपका वेरिएबल ए वेरिएबल क्या है आपका रजिस्टर वेरिएबल है। यहाँ डिक्लेयर किया, इंक्रीमेंट किया, सी आउट किया। मेन के अंदर मैंने इस फंक्शन को 3 बार जस्ट कॉल किया है, सिंपल सा प्रोग्राम है। अब रजिस्टर वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू तो मैंने दी नहीं है, तो रजिस्टर वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी आपकी। क्या स्टार्टिंग वैल्यू होगी रजिस्टर वेरिएबल की, गार्बेज वैल्यू होगी आपकी। स्कोप क्या होगा, स्कोप विद इन द ब्लॉक, विद इन द ब्लॉक ही एक्सेस कर सकते हो, और मेमोरी टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक, जैसे ब्लॉक एंड करेगा रजिस्टर वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। यानी इसकी तीनों प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू, स्कोप और मेमोरी, बिल्कुल लोकल वेरिएबल जैसा ही है। यानी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू, स्कोप विद इन द ब्लॉक और मेमोरी टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर दोनों में डिफरेंस कहां पर है, जो लोकल वेरिएबल्स होती है उनकी जो मेमोरी बनती है वो रैम में बनती है, लेकिन जो रजिस्टर वेरिएबल होता है उसकी जो मेमोरी होती है, जो सीपीयू के आसपास रजिस्टर्स होते हैं वहां बनती है। तो क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर की मेमोरी को एक्सेस करना फास्ट है एज कंपेयर टू रैम मेमोरी, तो इससे क्या होता है, स्पीड में फर्क पड़ता है। अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फ्रीक्वेंटली एक्सेस करनी पड़ रही है और चेंज करनी पड़ रही है, तो आप उस वेरिएबल को लोकल ना डिक्लेयर करो, या आप क्या डिक्लेयर करो, उसको रजिस्टर डिक्लेयर करो। जब आपके लिए स्पीड मैटर करती है, जब आपके लिए स्पीड मैटर करती है, तो आप अपने लोकल वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करते हुए उनको क्या डिक्लेयर करो, रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करो। आप इंट और कैर वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट और डबल वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये आपके चारों स्टोरेज क्लासेस होती है, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, रजिस्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों स्टोरेज क्लासेस समझ आई होंगी। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देखेंगे और रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, C++ में नया रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट आया है वो देखेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग और रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट सी में नहीं होता है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं आपको, ये आपको सिर्फ C++ में ही अवेलेबल मिलेगा। आइए देखते हैं आप। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेफरेंस वेरिएबल्स। रेफरेंस वेरिएबल्स आपकी बेसिकली C++ में इंट्रोड्यूस किया गया था कि रेफरेंस वेरिएबल्स अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। कैसे बनाते हैं रेफरेंस वेरिएबल, इस सिंपल से
प्रोग्राम में मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है बी एंड बी, और उससे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने किससे इनिशियलाइज कर दी है, 10 से इनिशियलाइज कर दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, एड्रेस ऑफ बी, ये रेफरेंस ऑफ बी क्या हो, वही हो जो ए हो। इससे क्या होगा, सपोज ये ए की मेमोरी है 2 बाइट्स की, इसमें क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। सपोज इसका एड्रेस है 2000, ए वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस क्या है 2000, और 2001 पे क्या पड़ा है 10, 2 बाइट्स है, हर बाइट का एड्रेस होता है। तो एक बाइट 2000 है तो दूसरी बाइट क्या होगी, 2001 होगी आपकी, तो उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 2 बाइट पे 10 वैल्यू पड़ी है। अब एंड बी जैसी स्टेटमेंट चलेगी, इस एड्रेस पे एक लेबल और अटैच हो जाएगा या एक वेरिएबल और अटैच हो जाएगा बी, तो बी भी उसी मेमोरी को रेफर करेगा जो कि ए में ए की मेमोरी है। तो जो ए की मेमोरी है वही क्या बन जाएगी, बी की मेमोरी बन जाएगी। अब मैंने प्लस प्लस बी करा, तो बी की कोई अपनी मेमोरी तो है नहीं है, तो वो क्या करेगा, ए की मेमोरी में जाएगा और इंक्रीमेंट कर देगा। तो कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11। सी आउट ए करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा। ऐसे प्लस प्लस ए लिखा तो ए की मेमोरी में क्या पड़ा 11, अब कितना हो जाएगा 12, और सी आउट बी करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए का डाटा यानी कि 12 प्रिंट करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है रेफरेंस वेरिएबल का, कि आप रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हो, एंड करके बना सकते हो रेफरेंस वेरिएबल, एंड बी। एंड राइट साइड में नहीं आएगा, ये लेफ्ट साइड में ही वेरिएबल डिक्लेरेशन में आएगा। ये रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट सी लैंग्वेज में नहीं है, C++ में इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे आपको फंक्शन में जब पैरामीटर आपको मैंने बताया था, फंक्शन का टॉपिक बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि पैरामीटर्स जब आप पास करते हैं तो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट का डाटा फॉर्मल आर्गुमेंट की मेमोरी में कॉपी होता है, और आपका एक फंक्शन से वैल्यू कैसे रिटर्न होती है, रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न होती है। कई बार सिचुएशंस क्या होती है कि आपको अपने फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है, तो आप कैसे कराएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट से तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है। अगर आपको अपने फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है तो फिर आप पैरामीटर्स के थ्रू रिटर्न करवाते हैं, और वो पैरामीटर्स के भी थ्रू जब रिटर्न कराते हैं तो पैरामीटर आप कैसे पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस वेरिएबल का हेल्प लेंगे आप। तो मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट बताया है। जब आपके एक्चुअल पैरामीटर्स की मेमोरी अलग बने और फॉर्मल पैरामीटर्स की मेमोरी अलग बने, उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, की वैल्यू कॉपी होती है एक्चुअल आर्गुमेंट्स की फॉर्मल आर्गुमेंट्स में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वैल्यू नहीं पास करनी, हमें एड्रेसेस पास करने हैं या रेफरेंसेस पास करने हैं। तो कैसे पास करने हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने बताया। मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है स्वैप, इसमें 2 पैरामीटर्स है, दोनों पैरामीटर्स क्या है, इंट एम्परसेंड। कहने का मतलब ये कि दोनों फॉर्मल पैरामीटर्स मेरे क्या है, रेफरेंस टू इंटीजर है, यानी दोनों मेरे जब मैं फंक्शन डेफिनेशन लिखूंगा तो p और q क्या होंगे, मेरे रेफरेंस वेरिएबल होंगे आपके। और फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, वॉइड का मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और फंक्शन क्या करेगा, 2 वैल्यूज जो p और q में आएंगी उनको स्वैप करेगा, मतलब स्वैपिंग का कंसेप्ट है, फंक्शन करेगा, इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है, वो तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे काम करेगा, a और b 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए, a वेरिएबल की मेमोरी सपोज 1001 बनी और b मेमोरी की बनी 2001, और सपोज मैंने 10 एंड 20 इसमें इनपुट कर दिया, सी इन ए बी से मैंने 10 और 20 इनपुट कर दिया। मैंने फंक्शन को कॉल करा और ए और बी पास करा। अब ए और बी की वैल्यूज नहीं पास होंगी, एड्रेस ऑफ पी क्या होगा, वही होगा जो फर्स्ट पैरामीटर मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है, ए पैरामीटर मेंशन्ड है, तो एड्रेस ऑफ पी क्या है,
ए का एड्रेस होगा, तो पी क्या करेगा, इस मेमोरी से अटैच हो जाएगा, ए की मेमोरी से पी अटैच हो जाएगा। ऐसे क्यू का एड्रेस क्या है, जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर क्या है आपका बी, सो क्यू किस मेमोरी से अटैच हो जाएगा, क्यू बी की मेमोरी से, क्यू बी की मेमोरी से अटैच हो जाएगा। और ये तो इंटरचेंज करने की स्टेटमेंट है। आर में पी आ गया, आर में पी का मतलब पी में क्या है 10, आर में 10, पी में क्या आ गया, क्यू आ गया, क्यू यानी कि 20, पी में 20, पी में 20 का मतलब है ए में क्या आ गया 20 आ गया, पी में पी का एड्रेस वही है जो ए का एड्रेस है, तो पी में 20 का मतलब ए में 20, और क्यू में आर, आर में क्या था 10 था, तो क्यू में 10, क्यू में 10 का मतलब है बी में 10 आ गया। तो ये स्वैप हो गया। और जब मैंने वैल्यू सी आउट करके देखी तो ए और बी की मेमोरी मुझे इंटरचेंज, ए और बी की मेमोरी कह रहा डाटा, ए और बी का डाटा क्या मिलेगा आपको, इंटरचेंज मिलेगा आपको। तो ये जो दो वैल्यूज मैंने स्वैप करके रिटर्न करी, कैसे रिटर्न करी, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, कॉल बाय रेफरेंस। इस कंसेप्ट को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। यानी आप अपने एक फंक्शन को के पैरामीटर कॉल बाय रेफरेंस से भी पास कर सकते हैं और कॉल बाय वैल्यू से भी पास कर सकते हैं। अगर मैं एड्रेस हटा दूंगा, एड्रेस ऑपरेटर रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट हटा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉल बाय वैल्यू बन जाएगा। ऐसी जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल आपको रेफरेंस वेरिएबल पास करने हैं, कोई कॉल बाय वैल्यू, कोई कॉल बाय रेफरेंस, ऐसे मिक्सअप भी आप कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। सी में भी कॉल बाय रेफरेंस होता है, वो कैसे होता है, पॉइंटर्स के थ्रू होता है, लेकिन वो पॉइंटर्स का थ्रू का कंसेप्ट जब हम यहाँ C++ में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉल बाय एड्रेस कहते हैं। तो पॉइंटर्स के थ्रू क्या होगा आपका C++ में कॉल बाय एड्रेस, लेकिन सी में पॉइंटर्स के थ्रू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट सी में तो है नहीं, तो ये वाला प्रोग्राम सी में नहीं चलेगा। आपका पॉइंटर्स के थ्रू कॉल बाय रेफरेंस होता है, और वही पॉइंटर का कंसेप्ट जो C++ में है उसको क्या कह देते हैं, कॉल बाय एड्रेस कह देते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++। फंक्शन ओवरलोडिंग सी का टॉपिक नहीं है, C++ का टॉपिक है। आइए देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि C++ में नया टॉपिक है। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली आपकी C++ में ऊप्स का कंसेप्ट है। ऊप्स के कंसेप्ट में तीन कंसेप्ट आते हैं, एनकैप्सुलेशन आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है और इनहेरिटेंस आता है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ऊप्स का कंसेप्ट मैं C++ में शुरू करूंगा। तो ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये कंसेप्ट बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर आता है। थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझा देता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वन इंटरफेस एंड डिफरेंट एक्शन। एक इंटरफेस होना चाहिए और कई काम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सी लैंग्वेज में फंक्शन बनाने हैं, मैंने दो इंटीजर्स को सम करने का एक फंक्शन बनाना है, और मैंने दो फ्लोट वैल्यूज का सम करने का एक फंक्शन बनाना है, और एक सम ऑफ n नंबर का फंक्शन बनाना है, तो मुझे तीन फंक्शन बनाने हैं। अगर मैं सी में प्रोग्रामिंग करता हूं तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, तीनों फंक्शन के नाम डिफरेंट रखने पड़ेंगे। हालांकि तीनों फंक्शंस का काम क्या है, सम करना। फर्स्ट फंक्शन का काम है दो इंटीजर्स वैल्यू को ऐड अप करना, सेकंड फंक्शन का काम है दो फ्लोट वैल्यूज को ऐड करना, और थर्ड फंक्शन क्या करेगा, सम ऑफ n नंबर का लॉजिक उसमें आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्योंकि सी लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, तो हमें तीन फंक्शन बनाने पड़ेंगे और तीनों के नाम क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट रखने पड़ेंगे। लेकिन C++ ये कहती है कि अगर आप तीनों फंक्शन के नाम सेम रखना चाहो तो सेम रख सकते हो। तो इस प्रोग्राम में देखिए मैंने तीन फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, void sum int, int,
void sum float comma float void sum int। तो पहला फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन का नाम सम है, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा इंटीजर टाइप का। सेकंड फंक्शन का नाम भी सम है, दो फ्लोट वैल्यूज को एडअप करेगा। थर्ड फंक्शन क्या कर रहा है, उसका भी नाम सम है लेकिन एक ही पैरामीटर है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। ये तीनों फंक्शन डिक्लेरेशन है और यहां पर क्या है, तीनों फंक्शन डेफिनेशन है। फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, x और y इंटीजर पैरामीटर है, सम ऑफ टू इंटीजर x प्लस वाई डिस्प्ले कर देगा। सेकंड फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, दो फ्लोट वेरिएबल्स है p और q और डिस्प्ले कर देगा सम ऑफ टू फ्लोट इज इक्वल टू p प्लस q। और थर्ड फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, थर्ड फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, एक ही पैरामीटर है, z में एक वैल्यू आएगी और ये सम ऑफ n नंबर करने का लॉजिक है फॉर लूप के थ्रू। सम ऑफ n नंबर, ये सम में आएगा सम ऑफ n नंबर और आपका सम डिस्प्ले कर देगा। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, तीन इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, दो फ्लोट वैल्यूज डिक्लेयर करी हैं। सी फ्लोट वेरिएबल में 2.2, डी में 10.2, ए में 10, बी में 20, एन में 10। मैंने फर्स्ट फंक्शन कॉल करी है सम ए कॉमा बी। ये फंक्शन कॉल कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा, इंटीजर वाले पैरामीटर्स वाले, दो इंटीजर पैरामीटर्स वाले को कॉल करेगा, दो फ्लोट पैरामीटर्स वाले को कॉल करेगा, या एक इंटीजर पैरामीटर वाले को कॉल करेगा। वो कंपाइलर क्या करता है, वो देखता है पैरामीटर्स के डाटा टाइप क्या है। फंक्शन का नाम तो तीनों में सेम है, सम सम सम, तो वो किसको कॉल करेगा, वो पैरामीटर्स के टाइप चेक करेगा। ए और बी किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो ए और बी, इस फंक्शन कॉल को ए और बी जब हमने पास करा तो वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, पहले वाला फंक्शन कॉल करेगा। तो a और b की वैल्यू 10 और 20 एक्स वाई में आ जाएगा और सम ऑफ टू इंटीजर 30 डिस्प्ले कर देगा। जब सेकंड फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन का नाम सम ही हमने कॉल किया और c और d पास करा। c और d वेरिएबल किस टाइप के हैं, c और d वेरिएबल है फ्लोट टाइप के। p और तो c और d फ्लोट टाइप के है, तो वो कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, सेकंड फंक्शन को कॉल करेगा। और सेकंड फंक्शन में p में और q में क्या आ जाएगा, c और d की वैल्यू आ जाएगा और सम ऑफ टू फ्लोट डिस्प्ले हो जाएंगे आपके स्क्रीन पे। थर्ड क्या है, सम n में क्या है 10, एक ही पैरामीटर है, तो वो थर्ड फंक्शन को कॉल करेगा और थर्ड फंक्शन में z में 10 आ जाएगा और सम ऑफ n नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर 1 to 10 का लॉजिक चलेगा और डिस्प्ले कर देगा सम। तो यहां इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमने तीन फंक्शन बनाए और तीनों फंक्शन का नाम क्या रखा, मैंने सम ही रखा, सेम रखा। कई बार C++ में क्या होता है, कई बार प्रोग्रामिंग करते वक्त ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हम कुछ फंक्शंस का नाम सेम रखना चाहें तो C++ में हम सेम रख सकते हैं, लेकिन C में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर वन इंटरफेस एंड डिफरेंट एक्शन का कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट हुआ। वन इंटरफेस क्या है, सेम नेम क्या है, वन इंटरफेस, बट डिफरेंट एक्शन हो रहे हैं। सेम नेम सम यूज कर रखा है लेकिन काम डिफरेंट हो रहे हैं। एक बारी सम ऑफ टू इंटीजर्स हो रहा है, एक बारी सम ऑफ टू फ्लोट हो रहा है, एक बारी सम ऑफ n नंबर का लॉजिक चल रहा है। तो यहां पे वन इंटरफेस यानी सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट एक्शन काम हो रहा है आपका, वो कैसे पॉसिबल हुआ, C++ में पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू पॉसिबल हुआ। कंपाइलर जब भी फंक्शन कॉल रिजॉल्व करता है, पैरामीटर्स के डाटा टाइप चेक करता है या नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेक करता है। पहले वो पैरामीटर्स का नंबर चेक करेगा
अगर नंबर सेम है तो डाटा टाइप चेक करेगा। तो यहां पर ए और बी वेरिएबल इंटीजर टाइप के है तो वो इंटीजर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। सी और डी फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल है तो वो सेकंड फंक्शन फ्लोट पी कोमा क्यू को वाले को कॉल करेगा। ऐसे एक पैरामीटर है तो एक इंटीजर पैरामीटर वाले को कॉल करेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग में कभी भी रिटर्न टाइप डिफरेंशिएट करने के लिए आप कभी भी रिटर्न टाइप से फंक्शन ओवरलोडिंग डिफरेंशिएट नहीं होती है। कहने का मतलब ये, अगर मैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन कर देता हूं इंट सम इंट कॉमा इंट, दो इंटीजर पैरामीटर और रिटर्न टाइप मैंने यहां पे क्या रख दिया, इंट रख दिया, तो यहां वॉइड है, यहां इंट है, दो पैरामीटर इंटीजर है, तो ये आपका ये वाला यहां पर इस फंक्शन डिक्लेरेशन में एरर आएगा। वो कहेगा फंक्शन रीडिक्लेरेशन होगी, दो बार रीडिक्लेयर हो गया है। तो ऐसे रिटर्न टाइप से भी कहने का मतलब कभी भी फंक्शन ओवरलोडिंग आपका डिपेंड नहीं करती है। फंक्शन ओवरलोडिंग या तो नंबर ऑफ पैरामीटर पे डिपेंड करती है या फिर रिटर्न या नंबर ऑफ पैरामीटर पे डिपेंड करती है या डाटा टाइप ऑफ द पैरामीटर पे डिपेंड करती है आपकी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम सेम नेम रखना चाहें फंक्शंस का तो रख सकते हैं C++ में। सी में ये पॉसिबल नहीं था, फंक्शन नेम हमें डिफरेंटली रखने पड़ते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ फंक्शन नेम सेम रखने से? सेम नेम रखने से बेनिफिट ये होगा कि आपको कम फंक्शन नेम यूज करने पड़ेंगे C++ के प्रोजेक्ट को बनाते वक्त। सी में आपको बहुत सारे फंक्शन नेम बनाने पड़ेंगे और उनको याद रखना पड़ेगा, लेकिन C++ में कॉमन फंक्शन नेम भी आप मोर देन वन फंक्शंस के रख सकते हो, जिससे कि प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट और एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट किसकी बेनिफिट के लिए, किसकी प्रोग्रामिंग ईज करने के लिए ये बनाए गए हैं? ये प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करते वक्त जो डिफिकल्टी सिचुएशन फेस होती है उसको कम करने के लिए ये ओप्स का कंसेप्ट डिजाइन किया गया है। तो आई होप आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं आपके। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं? जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और जब आप अपनी पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई करते हो तो आप डाटा टाइप के आगे इक्वल टू करके वैल्यूज भी मेंशन कर सकते हो। तो फर्स्ट पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या मेंशन कर दी? 10। सेकंड पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या मेंशन कर दी? 20। और रिटर्न टाइप क्या है इसका? वॉइड। अब नीचे ऊपर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, नीचे मैंने फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या करेगा? दो नंबर्स को ऐड करने का सिंपल सा फंक्शन है। एक्स वाई में जो भी वैल्यूज आएंगी सम डिस्प्ले कर देगा, एक्स प्लस वाई कर देगा। मेन में अगर आप देखेंगे 3 फंक्शन कॉल मैंने मेंशन करी है। फंक्शन कॉल को देखते हुए आपको ऐसे लगेगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज किया गया है। इसमें विदाउट पैरामीटर, इसमें 1 पैरामीटर, इसमें 2 पैरामीटर। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं यूज किया गया है, इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कंसेप्ट यूज किया गया है। तो अब जब ये पहली बार फंक्शन कॉल होगा तो इसी फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि पैरामीटर मैंने पास नहीं करे हैं। तो x और y की क्या वैल्यूज कंसीडर कर लेगा? 10 और 20 कंसीडर कर लेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर कर लेगा और सम क्या आ जाएगा? 30। जब सेकंड टाइम पास किया तो 100 पास किया, एक ही पैरामीटर पास किया तो 100 किस में आ जाएगा? x में आ जाएगा। और y की डिफॉल्ट वैल्यू क्या कंसीडर कर लेगा? 20 कंसीडर कर लेगा और आंसर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट टाइम मैंने दोनों पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए तो 100 x में चला जाएगा, 200 y में चला जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कहने का मतलब ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट में जब आप डिक्लेरेशन करते हो, फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हो, तो आप अपने फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज भी स्पेसिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो फंक्शन कॉल में आप फिर
क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज है पैरामीटर्स के लिए, तो अगर आप कुछ पैरामीटर्स के लिए वैल्यूज छोड़ना चाहो कॉल के टाइम पे तो आप छोड़ सकते हो। तो यहां फर्स्ट में मैंने दोनों छोड़ दिए क्योंकि दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज मेंशन करी हुई हैं। ऐसे सेकंड में मैंने एक वैल्यू पास करी है और एक डिफॉल्ट कंसीडर हो जाएगी। कभी भी ऐसे नहीं पॉसिबल कि पहला पैरामीटर डिफॉल्ट कंसीडर कर ले और सेकंड पैरामीटर हम मेंशन कर दें, ऐसे फंक्शन कॉल वैलिड नहीं है। आप हमेशा ट्रेलिंग आर्गुमेंट्स, जो ट्रेलिंग फॉर्मल पैरामीटर्स है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू ही कंसीडर हो सकती है। लीडिंग की आपको पास करनी पड़ेगी, या तो आप लीडिंग बिल्कुल भी ना पास करो, और पास करनी है तो लीडिंग आर्गुमेंट आपको पास करने पड़ेंगे। ट्रेलिंग आर्गुमेंट की ही वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करेगा। ऐसे जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन करते हो तो ऐसे डिक्लेरेशन नहीं हो सकती कि ट्रेलिंग आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू दी नहीं और लीडिंग की आपने दे दी। ऐसे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। पहले ट्रेलिंग को देनी है आपने डिफॉल्ट वैल्यू, फिर लीडिंग को देनी है या नहीं देनी है वो आपकी मर्जी है। तो ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है कि सेकंड पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू है, फर्स्ट पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो अब अगर आप ये डिक्लेरेशन करेंगे तो पहला पैरामीटर क्या होगा, कंपल्सरी हो जाएगा पास करना। तो ये पहली फंक्शन कॉल क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि x के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ y के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 20 है। तो ये विदाउट पैरामीटर वाली फंक्शन कॉल क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का जब आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं यूज, तो उसके साथ मिक्सअप नहीं करते हैं। लेकिन आप वैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कंसेप्ट और फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अगर आप मिक्सअप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से फंक्शन ओवरलोडिंग और डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कंसेप्ट यूज करते हुए आप प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था डिफॉल्ट आर्गुमेंट का और फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्या कंसेप्ट है। तो आज की वीडियो में मैंने फंक्शंस के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स कराए हैं, स्टोरेज क्लासेस बताई हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग बताया है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बताया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।